नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो बताती है कि कैसे एक सुपर पावर ने कथित तौर पर एक दूसरे देश पर अपना दबदबा बनाया। हम देखेंगे कि इस नैरेटिव के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही चौंकाने वाले दावे से शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे कि ये कथित ऑपरेशन कैसे हुआ, इस पर दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आई, और आखिर में उस ऐतिहासिक और आर्थिक बैकग्राउंड को समझेंगे जिसके बारे में ये नैरेटिव दावा करता है कि उसी की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बेहद विस्फोटक दावे से, जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और ये है वो मूल आरोप जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है कि यूनाइटेड स्टेट्स की सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए एक सीधा मिलिट्री ऑपरेशन किया। तो समझने वाली बात यह है कि ये दावा किसी राजनीतिक तख्तापलट का नहीं है, बल्कि ये एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को सीधे तौर पर सेना के जरिए उठाने का आरोप है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अब सवाल उठता है कि ये कथित ऑपरेशन आखिर हुआ कैसे। ये सोर्स इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देता है। इस ऑपरेशन को एक बहुत ही तेजी से रात भर में किए गए मिशन की तरह बताया गया है। एक पूरी टाइमलाइन दी गई है, मंजूरी मिलने से लेकर उन्हें निकालने और फिर ट्रांसपोर्ट करने तक। और इस कहानी के मुताबिक ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें सेना के अलग अलग हिस्सों को शामिल किया गया ताकि किसी भी तरह के जवाबी हमले को रोका जा सके। अब जाहिर है जब इतनी बड़ी घटना की खबर फैली तो पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं भी आईं। कुछ ने इसका समर्थन किया, कुछ ने इसकी कड़ी निंदा की और कई देश खामोश रहे। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि दुनिया साफ तौर पर बटी हुई नजर आई। कुछ देशों ने इस कदम को सही ठहराया तो वहीं कई देशों ने इसे किसी देश की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी पर हमला बताया, और कुछ थे जिन्होंने बहुत नपातुला बयान देते हुए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान की बात कही। और इन प्रतिक्रियाओं में भी जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ रूस ने सिर्फ गहरी चिंता जताई लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया, वहीं दूसरी तरफ क्यूबा ने वेनेजुएला के लिए खून बहाने तक की बात कह दी। इससे पता चलता है कि जियोपॉलिटिक्स कितनी जटिल है। तो अब सवाल ये है कि कोई देश ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है। इसे समझने के लिए ये कहानी हमें अमेरिकी शक्ति की ऐतिहासिक जड़ों तक ले जाती है। ये नैरेटिव कहता है कि अमेरिका आज जो कर रहा है वो कुछ नया नहीं है, बल्कि ये उस विस्तारवाद की नीति का ही हिस्सा है जो सदियों पहले शुरू हुई थी। और ये स्लाइड इसी बात को बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे अमेरिका ने अपनी शुरुआत से ही, चाहे वो खरीद कर हो, कूटनीति से हो या फिर युद्ध से, अपनी सीमाओं का विस्तार किया। जमीन पर कब्जे के अलावा ये कहानी उन 3 बड़े स्तंभों की बात करती है जिन्होंने कथित तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। सबसे पहला था फाइनेंशियल सिस्टम। 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते ने अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया। मतलब अब से सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादातर डॉलर में ही होगा। इस एक कदम ने अमेरिका को दुनिया की अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला खड़ा किया। दूसरा, स्विफ्ट नेटवर्क। इसे आप अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग का मैसेजिंग सिस्टम समझ सकते हैं। ये दुनिया भर के बैंकों को जोड़ता है। इस पर कंट्रोल होने का मतलब था कि अमेरिका कथित तौर पर दुनिया भर में हो रहे पैसे के लेन देन पर नजर रख सकता था और उसे प्रभावित भी कर सकता था। और तीसरा स्तंभ था पेट्रोडॉलर सिस्टम। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें तेल बेचने वाले देश जैसे सऊदी अरब अपना तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बेचेंगे। अब दुनिया में जिसे भी तेल खरीदना है उसे पहले डॉलर खरीदना होगा। इससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रही और उसकी ताकत बढ़ती गई। और आखिर में इस पूरी आर्थिक ताकत के पीछे खड़ी है एक बेजोड़ सैन्य शक्ति। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया के अगले 10 देशों के कुल रक्षा बजट से भी ज्यादा है। ये कहानी तर्क देती है कि इन सभी ऐतिहासिक और आर्थिक वजहों से अमेरिका की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव आया है जो अब ज्यादा आक्रामक हो गई है। यहाँ नैरेटिव 2 नीतियों के बीच एक साफ फर्क दिखाता है। एक तरफ है 1823 का मनरो सिद्धांत जो कहता था कि हम तुम्हारे मामलों में दखल नहीं देंगे, तुम हमारे मामलों में मत दो। और दूसरी तरफ है आज की अमेरिका फर्स्ट नीति जहां देश का अपना हित हर अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून से ऊपर है। और ये कोटेशन इस पूरी कहानी के निष्कर्ष को एक लाइन में बता देता है कि अब सिद्धांत बन गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ताकत थी उसने दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा लिया।
और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक महाशक्ति तयशुदा नियमों को ताक पर रखकर काम करने लगे, तो बाकी देशों की संप्रभुता का क्या होगा? और ये आखिरी सवाल ही इस पूरे विश्लेषण को इतना जरूरी बना देता है। अगर ताकत ही इकलौता नियम बन जाए, तो फिर आगे क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।